टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं 2024 में आता है कि जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाए हैं, अमेंडमेंट बुलडोज करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। चेयरमैन सर, मैं आभारी हूं, आपने मुझे महत्वपूर्ण बिल पे बात करने का मौका दिया और मेरी पार्टी और आप मिलके मुझे जेपीसी का सदस्य भी बनाया था। कल लोकसभा में जितनी भी बहस हो रही थी मैं बड़े गौर से सुन रहा था। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर किरण रिजिजू जी ने काफ़ी बातें वहाँ पे रखी, आज भी यहाँ पे रखी। कल हमारे देश के गृह मंत्री भी वहाँ पे काफ़ी बात रखी। मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ, जब 1995 में ये बिल आई थी और 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जो आज भारतीय जनता पार्टी ये क्लेम कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ये ड्रैकोनियन लॉस लाई थी, कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाई थी, ये कॉन्स्टिट्यूशन से परे है। ये जो आज बड़ी बड़ी बात ये कर रहे हैं और इसका बेसिस बनाए आज के बिल का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1995 में आप क्यों इस बिल का समर्थन किए थे? अद्वानी साहब यहाँ पे थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, सुषमा स्वराज जी थे, अरुण जेटली जी थे, राजनाथ सिंह जी थे, सारे के सारे कंसेंसस के साथ 1995 का वक्फ बिल पास किया था। 2013 में जब ये अमेंडमेंट्स आए थे, जब भी कंसेंसस से पास किया गया था। 1995 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बंडारू दत्तात्रेय जी ने अपनी बात रखी थी और राज्यसभा में सिकंदर बख्श जी ने अपनी बात रखी थी। अपनी बात रखने के टाइम पे दोनों भी इस बिल का पूरा समर्थन किया था। मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि हम रहमान खान कमेटी रिपोर्ट को एग्जामिन करके हम उसको इंप्लीमेंट करने का काम करेंगे। उसी रहमान खान कमेटी के रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस के बेसिस पे, और आज ये जो बार बार कह रहे हैं सच्चर कमेटी रिपोर्ट, जिस कमेटी के रिपोर्ट को इन टोटो इन्होंने खारिज किया था, उनके खिलाफ क्या क्या इन्होंने नहीं कहा था, उस कमेटी के रिपोर्ट के खिलाफ इन्होंने क्या क्या नहीं किया था। हम लोगों ने रहमान खान कमेटी रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर जब 2013 में अमेंडमेंट्स लाए थे, उस टाइम पे इनके तरफ से लोकसभा में शाहनवाज हुसैन जी, राज्यसभा में मुख्तार अब्बास नकवी जी अपनी बात रखते हुए उन 2013 के अमेंडमेंट को पूरी तरह से सपोर्ट किया था। 2014 में ये लोग सरकार में आ गए। 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है, इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपील करने के लिए लाया गया है। फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपील कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपील कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में। इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रहे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। आप रिजिजू कह रहे हैं कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, गरीब को मदद करेंगे, हम वक्फ बोर्ड को ताकत देंगे, हम वक्फ बोर्ड को कुछ शक्ति देंगे। भैया आप 10 साल पावर में थे, क्या किए? आज वेबसाइट निकाल के देखेंगे, सेंट्रल वक्फ काउंसिल की जो बात कर रहे हैं, सिर्फ किरण रिजिजू का नाम नजर आएगा। काउंसिल नहीं है उसके अंदर, काउंसिल नहीं है उसके अंदर। और जो बजट अलोकेट होता था वक्फ काउंसिल के लिए, वो भी नहीं दिया गया। वहां का जो स्टाफ था उनको सैलरीज नहीं दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के जो रूल्ड स्टेट्स हैं,
कई जगह 10 साल, कई जगह 15 साल, कई जगह 20 साल से है, वहां पे स्टेट वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं किए गए। आप अपने शासित राज्यों में वक्फ बोर्ड का नाम नहीं लेते, वहां के वक्फ बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। आज आप कह रहे हैं गरीब मुसलमान को मदद करेंगे। पूरा बिल के खिलाफ लोग आके डिपोज कर रहे हैं। आप इनको पूछिए कि 1 लाख जो है आंकड़ा दे रहे हैं, कितने लोग उसमें बिल के फेवर में, कितने बिल के खिलाफ है। आज वो सदन के पटल पर रख दें तो देश को पता चल जाएगा कितने लोग उस बिल का अपोज किया था। जब इनको पता चला तो मुझे लगता है कि पहली बार किसी जेपीसी में नॉन स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया। नॉन स्टेक होल्डर्स जिसको वक्फ से कुछ लेना देना नहीं है, ना वो दान दे सकता है, ना उसका मेंबर बन सकता है, जिसको वक्फ के बारे में पता नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, और कुछ तो कुछ ऐसे थे एक्सट्रीमली कम्युनल स्टेटमेंट्स आके वहां पे दे रहे थे कि जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाए हैं, जेपीसी के रिकमेंडेशंस लाइए। इनको पूछिए क्लॉज बाय क्लॉज उसमें डिस्कशन हुआ था, उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हुआ था। किसी भी जेपीसी का ये मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होता है कि वहां पे अमेंडमेंट्स के लिए जो भेजा गया है उसका क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होना है। मुझे लगता है कि पहली बार ये 75 इयर्स ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया में जेपीसी में क्लॉज बाय क्लॉज बिना डिस्कस किए अमेंडमेंट बुलडोज करके इन्होंने लेके आया है। वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो पूरी जेपीसी के रिकमेंडेशंस नहीं थे, वो एनडीए के एमपीज के रिकमेंडेशन थे, वो थोपे हुए रिकमेंडेशन थे। वहां पे अंतर ज्यादा नहीं था, 1-2 एमपीज का अंतर था। आप उठा के जेपीसी की रिपोर्ट में देख ले कितने फेवर में किए, कितने खिलाफ किए। हमारा एक भी रिकमेंडेशन उसमें लाया नहीं गया है। तो अगर वही आपको करना था, जो स्टेक होल्डर जो आए थे, जो वहां पे डिपोज किए थे इसके खिलाफ में, उनका सुझाव नहीं लेना था, अपोजिशन के एमपी का सुझाव नहीं लेना था, जेपीसी घटित ही नहीं करना था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ है। 1 नेशन 1 लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। मैं आज भी यहां कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूं, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीके का लॉ होना चाहिए। हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए। पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा, यहाँ पे रखूंगा, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है। आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं, एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं, वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये पहला नहीं है। कल कोई सीएए एनआरसी की बात कर रहा था, यहाँ अमित शाह जी बैठे हैं, जब उस हाउस में हम लोगों ने सवाल किया था तो इन्होंने बोला था क्रोनोलॉजी से समझिए, ये सिर्फ सीएए नहीं है, इसके साथ एनआरसी और एनपीआर जुड़ेगा। जब इनसे सवाल पूछा गया था तो बोले नहीं, इससे लिंक्ड है। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे हम किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहे, लेकिन धर्म के आधार पे आप सिटीजनशिप रोक रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा और हो रहा होगा। उसके बाद में 1991 का सेटल्ड क्वेश्चन है सर,